मैं विकास आप सभी का आपके इस अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये पहली क्लास होगी। प्रस्तावना से शुरू करेंगे और अब फिलहाल जो चल रहा है राजनीति वहां तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपका काम होगा वीडियो को देखना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेवल वो रहेगा जो अभी तक एग्जामों में शायद पूछा भी ना गया हो। सभी एनसीईआरटी की बुकों के साथ साथ कुछ अच्छे राइटर की बुक भी कवर कराई जाएंगी इस क्लास के अंदर। बेशक आपको लग रहा हो कि क्लासें छोटी हैं, लेकिन आप ये मत समझिए क्लासें छोटी हैं। ये वो क्लासें होंगी जो एक बड़े लेवल के क्लासों को टक्कर देने वाली होंगी। तो आपका काम है अभी से जुड़ जाइए मेरे साथ और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो आज हम इंडिया पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना से पॉलिटी शुरू होती है। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हमें समझना होगा भारतीय संविधान क्या है, फिर पढ़ना होगा प्रस्तावना क्या है। उसके बाद हम अंदर घुसेंगे कि आखिरकार पॉलिटी में क्या क्या चीजें हैं। राज व्यवस्था क्या है, हमारी राज व्यवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। मान लीजिए कोई बॉक्स है या डिब्बा है, इसके अंतर्गत हमने नियम व कानून डाल दिए, नियम व कानून डाल दिए। अब ये नियम व कानून जो डाले गए हैं, अब मैं जो कार्य करूंगा वो इनमें डले गए नियम व कानून के द्वारा ही करूंगा। यानी कि मैंने हाथ डाला, जो पर्ची निकली मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। यदि पर्ची गलत निकली और मुझे वो पसंद नहीं आई और मैंने किसी और दूसरे नियम से कार्य करना शुरू कर दिया, तो वो होगा संविधान का उल्लंघन। यानी कहने का मतलब ये है, मतलब संविधान जो है हमारा नियम व कानूनों की ऐसी बकेट या बाल्टी है जिसके अंतर्गत नियम व कानून पड़े होते हैं। जो इसके अंतर्गत नियम व कानून पड़े हुए हैं, हम उसी के द्वारा अपना कार्य करेंगे, अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। यदि हम किसी भी समय या किसी भी कारण इन नियमों के उल्लंघन करते हैं तो भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा, जिसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है नहीं, मिलेगी, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, भारतीय संविधान नियम व कानूनों की ऐसी बकेट है या बाल्टी है जिसके अंतर्गत हमारे नियम व कानून पड़े हुए हैं, ठीक है। नियम व कानून पड़े हुए हैं, उन नियम व कानून के अनुसार ही हम अपना कार्य करेंगे। जो भी हमारे दैनिक जीवन से लेकर जो भी कार्य होगा, हम इन नियम व कानून को अपने दिमाग समझ में डालकर ही करेंगे। अगर किसी भी प्रकार हम इनका उल्लंघन करते हैं या इनका विरोध करते हैं तो वो संविधान का विरोध होगा और उसके लिए हमें सजा भी मिलेगी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि प्रस्तावना क्या है। यह था हमारा भारतीय संविधान, नियम व कानूनों की बाकेट, बाल्टी। अब समझते हैं प्रस्तावना क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपने जाने से पहले पूछा, भैया यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो उसने दिया क्या, उसने एक कागज दिया जिस पर लिखा होता मीनू। उसमें क्या क्या था, भाई दही बड़े हैं या फिर दाल चावल है, राजमा चावल है, जो भी चीजें उस मीनू में लिखी हुई थी। तो क्या आपने होटल में जाने पर क्या उसके रेस्टोरेंट की रसोई में घुस गए कि ला भैया मुझे वो दे दे, चावल दे दे? नहीं, आपने पहले उसका मेनू देखा, मतलब इसमें क्या क्या है। तो यही हमारी प्रस्तावना कहती है। प्रस्तावना का मतलब है कि हमारी जो राज व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या क्या है वो प्रस्तावना में लिख दिया गया है। सबसे पहले अगर राज व्यवस्था पढ़नी है तो आपको प्रस्तावना पढ़नी होगी। प्रस्तावना में आखिर है क्या चीज, जो चीजें हैं वो हम अंदर जाके पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जो मेनू देखा उसमें उसमें समोसे नहीं है, क्या उस दुकान पर फिर समोसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेनू देखना पड़ेगा कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, जब भी तो आप ऑर्डर कर पाएंगे। तो हमें राज व्यवस्था पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। प्रस्तावना में हमारी वो चीजें हैं जो चीजें राज व्यवस्था में अंदर हैं, यानी एक विषय सूची यानी इंडेक्स है हमारी प्रस्तावना। सीधे शब्दों में एक इंडेक्स है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब जिसने प्रस्ताव रखा हो कि अंदर क्या है, उसका प्रस्ताव रखा है बाहर कि ये है हमारे अंदर, उसे कहते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर हमारी प्रस्तावना में अंदर लिखा क्या हुआ है, फिर समझेंगे उसका मतलब क्या है। एक किताबी भाषा तो ये लिखी हुई है, आप हर किताब में उपलब्ध है, नेट पे डालिए, सर्च करिए, आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा आखिर ये लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले हम इस किताबी भाषा को समझते हैं, उसके बाद हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं आखिर ये लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को
सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ लिया होगा, इसे पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। पढ़ना इसलिए जरूरी है, आखिरकार संविधान में लिखा क्या है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आया हमारे पास प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, तो वो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है, ये पहले से ही पहला ही शब्द हमारे देश में एकता दिखा रहा है। हम भारत के लोग कहने का मतलब पूरे भारत के लोगों की एकता, इसीलिए डाला गया है। वरना संविधान निर्माता जो थे वो ये भी तो लिख सकते थे कि हम संविधान निर्माता, लेकिन ऐसा लिखने से संविधान वहीं खत्म हो जाता, यानी उन निर्माताओं की अगर मृत्यु हो जाती है तो संविधान की प्रभुत्ता वहीं खत्म हो जाती, संविधान के जो एक अपना आज पावर है वो वहीं खत्म हो जाती। अगर वो ये लिखते थे कि हम संविधान निर्माता, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उन्हें पता था कि हमारी तो मृत्यु होनी है, लेकिन भारत के लोग, यानी भारत हमारा एक अमर देश है। इसका मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमेशा एक अखंडता दिखाएगा, एक एकता दिखाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना नाम न लिखकर एकता दिखाने के लिए पूरे देश का नाम लिखा। ये लिख देता हमारा देश भारत, नहीं लिख सकते थे। देश भारत लिखने से भी उतनी एकता नहीं आती जितनी हम भारत के लोग। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द क्या है, हम भारत के लोग, यानी जो संविधान निर्माता हैं उनका कहने का मतलब था कि संविधान निर्माता निर्माण जो किया वो हमने नहीं किया है, मतलब इसमें जो सहयोग है वो पूरे देश का है, हम भारत के लोग। पहली चीज जो कहती है वो यही कहती है कि पूरा देश हमारे साथ है इस संविधान को निर्माण करने के लिए। ये संविधान जो बनकर आया है ये पूरा देश हमारे साथ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस बात को कह रहे हैं, ना कि संविधान निर्माता कह रहे हैं इस बात को। हम भारत के लोग, उस समय पर जो संविधान लिखा गया था वो सभी का कहना था, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, संविधान को मानते हैं। ठीक है, ये था भारत के लोगों का मतलब, हम भारत के लोग। अब समझते हैं कि एक शब्द पर। सबसे पहला प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न क्या है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है प्रभुत्व संपन्न, यानी सभी शक्तियां हमारे पास। कहने का मतलब भारत प्रभुत्व संपन्न देश है, इसका मतलब है भारत ना तो किसी देश के ऊपर डिपेंड है, ना ही भारत पर किसी देश का अधिकार है। यानी भारत का प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है और तुम हमारे ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते हो, ना ही हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर सकते हो। यह शुरुआत में भी लिख दिया गया है। कहने का मतलब यह है ऐसा ना हो, अगर बाई चांस अकाल पड़े या कुछ ऐसा संकट आए देश पर, तो कोई भी देश हमें अधिग्रहित नहीं कर सकता, मतलब हमें ग्रहण नहीं कर सकता है, हम पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया हम प्रभुत्व संपन्न हैं। हम मरते मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारी सहायता मांगेंगे नहीं, तुम पर अपना अधिकार नहीं होने देंगे। सहायता अगर खुद करोगे तो मानेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सहायता के बदले हमारे देश को दोबारा से कब्जा लो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभुत्व संपन्न है, हमारे पास सभी संसाधन है, सब कुछ है। ठीक है, यह है प्रभुत्व संपन्न का मतलब। आप सलाह दे सकते हो लेकिन हम पर अधिकार नहीं जमा सकते हो, ना ही हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर सकते हो। यह है प्रभुत्व संपन्न। अब देखते हैं समाजवादी। समाजवादी नाम से ही पता पड़ रहा, समाज, यानी अगर देश सरकार जो भी काम करेगी वो समाज यानी पूरे समाज को एक रूप मानकर करेगी। ठीक है, उसके लिए ना ही कोई जाट होगा, ना कोई गुजर होगा, ना कोई ठाकुर होगा, ना कोई भंगी होगा, ना कोई चमार होगा, कुछ नहीं होगा। उसके लिए एक चीज होगी, समाज। समाज के अंतर्गत उसके लिए बस लोग, उसके लिए उससे कुछ मैटर नहीं है कि अंदर क्या है, वर्ण व्यवस्था है, क्या जाति व्यवस्था है। यानी समाजवादी, समाजवादी का मतलब पूरे समाज का एक साथ कल्याण करना, पूरे जाति जनजाति को एक चीज मानना, समाज मानकर उसका कल्याण करना है। जितने नियम कानून बनेंगे पूरे समाज को मानकर बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब है समाजवादी। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म का कोई पक्ष नहीं, यानी भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। कहने का मतलब आज भाजपा है, नाम अलग है भाजपा, कांग्रेस नाम अलग है, इनके चिन्ह अलग हैं, इनका लोगो अलग है, ठीक है ना, इनका एजेंडा अलग है, लेकिन इनका कोई धर्म नहीं है। कहने का मतलब आज कांग्रेस है, ऐसा नहीं है वो हिंदुत्व है, फिर आज कांग्रेस है तो हिंदुत्व है, भाजपा होगी तो वो वाला धर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कोई सरकार आए, उसका एजेंडा कुछ भी हो, उसका मोटो कुछ भी हो, उसका लोगो कुछ भी हो, उसका राष्ट्रीय चिन्ह कोई सा भी हो, लेकिन उसका कोई धर्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जरूरी ये नहीं होगा कि कांग्रेस है तो जैन धर्म और भाजपा है तो
हिंदू धर्म, नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो भारत में धर्म है, भारत में तो धर्म है, तो जितने भी धर्म है सरकार उनको समान मानेगी, यानी सबको समान मानकर चलेगी। चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, उसके लिए सभी समान हैं। लेकिन उसका स्वयं का कोई धर्म नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपके कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आप बच्चे को गोद लो, आपके लिए पूरा समाज ही आपका बच्चा है। ठीक है, क्या कहते हैं लोग, हमारा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो आप समाज के लोग सभी बच्चे के समान हैं। कहने का मतलब सरकार का भी यही है, हमारा कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा समाज ही हमारा धर्म है। जो समाज में धर्म है वो सभी हमारे धर्म है, हम सभी को समान मानेंगे। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष। अब देखते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है जो ताकत है वो लोगों के हाथ में है। लोगों के हाथ में मतलब आप देखते हो, आप MP, MLA, प्रधान, मुख्यमंत्री सभी आप चुनकर भेजते हो। चुनकर भेजते हो, जब आप में इतनी बड़ी पावर है, आप चुनकर भेजते हो, आप उस व्यक्ति को बना रहे जिसका आपका मन है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक आप उसी व्यक्ति को बना रहे हो जिसका आपका मन कर रहा है। तो आपके हाथ में पावर हुई ना इनडायरेक्टली। तो यही इसी का मतलब है लोकतांत्रिक, यानी जो ताकत है वो लोगों के पास है। ठीक है, जो ताकत है वो लोगों के पास है, इसका मतलब है लोकतांत्रिक। जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं वो भी इनडायरेक्टली आप ही के द्वारा होते हैं। कहने का मतलब ये है, आपने कोई दो सदस्य मनोनीत, आपने दो सदस्य, जो 2 सदस्य थे उनको चुना, उन 2 सदस्यों ने जाकर राज्यसभा में MP, MLA को चुना। ठीक है, MP, MLA को चुना, राज्यसभा कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो विधानसभा में। ठीक है ना, इनडायरेक्टली पहले आपने वोट डालकर उन्हें चुना, उन्होंने जाकर MLA को चुना, किसमें, राज्यसभा या विधानसभा में। तो कहने का मतलब यह है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आप ही के द्वारा चुने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं गणराज्य का क्या मतलब है। गणराज्य का मतलब है, पहले क्या होता था, जब राजाओं का जमाना होता था, आपके अगर बाबा राजा हैं तो आने वाले टाइम आपके पापा राजा होंगे, फिर उसके बाद आप राजा होगे, फिर आने वाली पीढ़ी आपकी राजा बनेगी। कोई जनता का उसमें भागीदारी नहीं होगा, केवल आपकी पीढ़ी ही राजा बनती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि जो राजा होगा, राजा का मतलब भारत के राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति होंगे या फिर प्रधानमंत्री होंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे और एक निश्चित समय के लिए चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है एक बार चुन लिया और फिर वो अपनी तानाशाही चला रहे हैं। ठीक है, अपनी तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन एक बार आपके द्वारा चुन गए, ऐसा नहीं है। उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, कम से कम 5 वर्ष के लिए चुना ही जाता है और आपके द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब है गणतंत्र। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक मतलब जो आपको समाज में न्याय होंगे सबके लिए बराबर होंगे। ठीक है, समाज में जो नियम कानून होंगे सभी के लिए बराबर होंगे। आर्थिक का मतलब है अगर सरकार, मान लीजिए बाढ़ या फिर तूफान, आंधी कुछ भी आ गया, उसमें आपके गांव में हानि हुई, सरकार ने कोई नियम नीति बनाई जिसके अंतर्गत रुपया मिलना है आपको, पैसा मिलना है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट को पैसा ना मिले या फिर SC ST को पैसा मिले या फिर SC ST को पैसा ना मिले, जनरल कास्ट को पैसा मिले। आपदा किसी भी जाति को देखकर नहीं आई थी, वो आपदा आई थी, उसने सभी को हानि पहुंचाई थी। ठीक है, तो उसका जो लाभ मिलेगा पूरे समाज को मिलेगा। यानी आर्थिक न्याय इस प्रकार होगा, सभी समाज को बराबर अधिकार। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से आप ऐसे समझिए, सभी को, आप देखते होंगे SC ST की सीटें निकलती हैं प्रधानी इलेक्शन में या फिर सभी इलेक्शनों में, और वोट भी डालते हैं, जनरल भी डालते हैं, ST ST भी डालते हैं, जनजाति भी सब डालते हैं वोट। ठीक है, तो वो है राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट विचार, धर्म व अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हो, आपकी सोच के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हो आप सोचने के लिए। धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी धर्म को मान सकते हो, आप पे कोई रोक नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने आप में स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो। ठीक है, ये स्वतंत्रता है। फिर तो आप स्वतंत्र हो, आप तो किसी को भी गाली दो, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विचार व धर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता है लेकिन उस समय तक है या उस सीमा तक है जब तक आपके समाज, आपके आसपास के लोग और खुद आप पर उसका गलत प्रभाव ना पड़े या देश पर उसका गलत प्रभाव ना पड़े, जब तक ये स्वतंत्रता है। अगर आप ऐसा करते हो कि लेडीज खड़ी हैं और आप गाली दे रहे हो, फिर बोलते हो पुलिस वालों से जी हमें तो स्वतंत्रता है, किसकी, वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, 2 तो लट्ठ पड़ेंगे मुंह पे। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता उस सीमा तक है जहां तक किसी भी समाज
आपके आसपास के लोग व देश पर गलत प्रभाव ना पड़े, वहां तक स्वतंत्रता है बोलने की। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं आप जनता को भड़का सकते हो, ठीक है। तो स्वतंत्रता कहां तक है? जहां तक देश को कुछ हानि ना हो, समाज को कुछ हानि ना हो, समाज पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, ठीक है। कुछ गलत काम करके ये मत बोल देना कि स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के ऊपर 2 लट फालतू भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समानता। समानता मतलब सभी के लिए समान अवसर होंगे, सभी के लिए समान अवसर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए हमें बंधुत्व की भावना उत्पन्न करनी होगी। एकता मतलब हमें एकजुट बनकर रहना होगा, एकजुट बनकर रहना होगा। आज आप देख रहे हो कोरोना वायरस की इतनी महामारी चल रही है, लॉकडाउन है, सभी लोगों का सहयोग है, इसे कहते हैं हम एकता। ऐसा नहीं है कि इसका कोई राज्य विरोध कर रहा है, कुछ कर रहे होंगे वो पागल होंगे, लेकिन हर एक राज्य विरोध, कोई राज्य विरोध नहीं कर रहा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे किसी से हो, वो भाजपा से ना हो। भाजपा केंद्र में है क्या? राज्य में, हर जगह राज्य में भाजपा है नहीं, फिर भी वो सपोर्ट कर रही है भाजपा की, ठीक है ना। भाजपा हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। वो चाहते तो जो विपक्ष वाले मुख्यमंत्री उनकी बैठक नहीं बुलाते, उनसे बात नहीं करते, लेकिन नहीं, यही तो हमारी एकता है। जब देश में विपत्ति होगी तो हम एकजुट हो जाएंगे, ये है हमारी एकता। चाहे देश में विपत्ति ना हो, हम कितना भी लड़ें, लेकिन जब देश में विपत्ति होगी तो हम एकजुट होंगे, इसे कहते हैं एकता। नेक्स्ट है अखंडता। अखंडता का मतलब क्या है? अखंड, जिसे खंडित ना किया जा सके, मतलब एक रूप में, एक तरीके से एकता ही। अखंडित। बंधुत्व की भावना मतलब हमें भाईचारे की भावना बढ़ानी है। भाईचारे की भावना का मतलब है किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना है, सभी से अच्छे से बोलना है, सभी से मिलकर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्त से लड़ रहे हो या दोस्तों की लड़ाई करा रहे हो, फिर आपसे किसी ने बोला कि ऐसा क्यों कराया, आप बोलो कि ऐसा का संविधान में लिखा है। संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले यही लिखा है, बंधुत्व की भावना बढ़ानी है हमें, यानी भाईचारे की भावना बढ़ानी है। उससे ही हमारी एकता व अखंडता का निर्माण होगा, जब भाईचारा बनेगा। अब जब भाईचारा ही नहीं रहेगा तो क्या एकता होगी? नहीं होगी। क्या अखंडता होगी? नहीं होगी। कुछ लोगों ने बंधुत्व की भावना को खत्म करके देश में नाश कर रखा है, तो हमें एकता बनानी होगी, अखंडता बनानी होगी। किसके द्वारा? बंधुत्व के द्वारा, मतलब भाईचारे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मनिर्भर करती है, ठीक है ना। अंगीकृत यानी अपना अंग बनाती है, ठीक है ना। आत्मनिर्भर मतलब अपनी आत्मा में प्रवेश करती है, हम इसे मानते हैं। ये थी हमारी प्रस्तावना। आपको, मुझे पूरा विश्वास है आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो 26 सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, हमारी प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोगों से। और किस दिन ये अंगीकृत की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, इसी प्रकार हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर लगातार मिल रहे हैं, तो नोट्सों की आप टेंशन ना लें, केवल आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए। ये कोई एक छोटी सी किताब का लिखा हुआ नहीं है, ये बहुत सारी किताबों से पढ़ा हुआ है, ना केवल एनसीईआरटी बल्कि बड़े राइटरों की किताबों से पढ़कर जब बताया जा रहा है, तो आप उसका सम्मान करें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसी प्रकार वीडियो लाता रहूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।